नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 20 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, कुल प्रजनन दर का अर्थ है। यहाँ पर बात हो रही है कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट की। अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट के डेफिनेशन की बात करें कि TFR 15 से 49 वर्ष की प्रजनन अवधि के दौरान एक महिला से पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या को इंगित करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। अगर हम भारत के कुल प्रजनन दर यानी कि TFR की बात करें तो इसमें गिरावट आ रही है और यह अब प्रति महिला 2.2 है। यानी कि फिलहाल भारत में जो कुल प्रजनन दर है वो 2.2 है। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी आया है आज के समाचार पत्र में, जिसका शीर्षक है पॉपुलेशन नॉर्म्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कीम। तो असम सरकार के द्वारा वहां पर जो गवर्नमेंट स्कीम लागू हुए हैं उसमें कुछ पॉपुलेशन नॉर्म्स को लगाने की बात कही जा रही है। अगर हम असम की बात करें तो आपको यहाँ पर यह जानना बहुत ही जरूरी है कि 2015-16 में असम में जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी वो 2.2 था, लेकिन 2020-21 में वहां पर जो TFR है यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट है वो मात्र 1.9 है। यानी कि वहां पर TFR में गिरावट देखी गई है। इसके आधार पर अगर हम आंसर की बात करें तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है प्रजनन की पूरी अवधि के दौरान प्रति महिला प्रत्याशित पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या, ये सही तरीके से कुल प्रजनन दर को डिफाइन कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, काला धन निम्नलिखित में से किस तरीके से उत्पन्न होता है। और यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बात हो रही है ब्लैक मनी की, काले धन की। तो अगर हम काले धन की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ भी आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है नो राइज इन ब्लैक मनी इन स्विस बैंक। इस न्यूज़ को भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम बात करें काले धन की तो काले धन में अवैध गतिविधियों के माध्यम से अर्जित सभी प्रकार के धन शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर आपने सही तरीके से पैसा कमाया है लेकिन उसकी जानकारी आपने सरकार को नहीं दी और आपने उसमें टैक्स की चोरी की है तो उसे भी हम काले धन के अंदर रखते हैं। यहां पर अगर हम बात करें ऑप्शन की तो काला धन उत्पन्न होने के लिए यहां पर जो कारक है उसमें टैक्स इवेजन भी शामिल है, इसमें टैक्स अवॉइडेंस यानी कि कर से बचाव। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपने सही तरीके से पैसा कमाया है लेकिन आपने पैसे की पूरी जानकारी सरकार को सही तरीके से नहीं दी, यानी कि आपने उसमें टैक्स की चोरी की है, तो उसे भी हम काले धन में रखते हैं। तस्करी, हवाला, ये सभी ऐसे कारक हैं जिसके कारण काला धन उत्पन्न होता है। यहां पर जो 5वां पॉइंट है जिसमें कहा जा रहा है कर नियोजन यानी कि टैक्स प्लानिंग, ये एक अलग मामला है। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि आपकी आमदनी 10 लाख रुपए है और आपने इस पर लगने वाले टैक्स से बचने के लिए इसके कुछ हिस्से को कहीं इन्वेस्ट किया। मान लीजिए आपने PPF में इन्वेस्ट किया, आपने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इन्वेस्टमेंट किया। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, टैक्स में छूट मिलता है। और इसे हम कहते हैं टैक्स प्लानिंग। यानी कि टैक्स में छूट के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे कि सरकार आपको टैक्स में कुछ रियायत दे। तो यहां पर आपने टैक्स की चोरी नहीं की है और इसीलिए यहां पर काले धन का मामला नहीं बनता। यानी कि जो 5वां पॉइंट है उसके कारण काला धन उत्पन्न नहीं हो सकता। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। अगर हम बात करें टैक्स मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर कन्वेंशन की तो ये कन्वेंशन 1988 में OECD यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और
यूरोप की परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, जिसमें 2010 में आकर के संशोधन किया गया। यह कन्वेंशन टैक्स चोरी के सभी रूपों से निपटने के लिए उपलब्ध सबसे व्यापक बहुपक्षीय साधन है। इसके आधार पर अगर हम पहला कथन को देखते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि इसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD और यूरोप की परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। यह कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो कह रहा है कि यह कन्वेंशन सूचनाओं के आदान प्रदान, करों के संग्रह में सहायता और कर विवाद समाधान जैसे मुद्दों से संबंधित है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत स्विट्जरलैंड भारत को जानकारी देता है कि भारत के लोगों का कितना पैसा जो है वहां के बैंक में जमा है। यानी कि दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है सभी ब्रिक्स देश इस कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं, यानी कि सभी ब्रिक्स देशों ने इसे साइन किया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। दुनिया के जो प्रमुख देश हैं, चाहे वो भारत हो, रूस हो, चाहे वो ब्राजील हो, सभी ने जो है इस कन्वेंशन पर साइन किया है। यानी कि यहाँ पर जो तीनों के तीनों कथन हैं वो सही हैं और इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों कथन सही हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके सारे कथनों को। यहाँ पर पहला कथन है अनुच्छेद 370 उस समय संविधान का एक हिस्सा था जब इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम अनुच्छेद 370 की बात करें तो ये अनुच्छेद शुरुआत से ही हमारे संविधान में रखा गया था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ, उस संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल था। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है गुपकर गठबंधन एक ऐसा समूह है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल और नागरिक समाज संगठन शामिल है। अगर हम गुपकर अलायंस की बात करें तो पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन जम्मू और कश्मीर में 7 पार्टियों का एक गठबंधन है जो इस राज्य के विशेष स्थिति की बहाली की मांग को लेकर के बनाया गया था। तो ये जो गठबंधन है वो वहां की 7 पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन है। लेकिन अगर हम कथन 2 को देखें तो यहां पर कहा जा रहा है कि इसमें विभिन्न राजनीतिक दल और नागरिक समाज संगठन शामिल है। तो ये विभिन्न राजनीतिक दलों का गठबंधन है, यहां पर नागरिक समाज संगठन इसमें शामिल नहीं है, यानी कि कथन 2 गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पूर्व पहली गुपकर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर हम गुपकर की पहली घोषणा की बात करें तो इसे 4 अगस्त 2019 को इन पार्टियों के द्वारा पारित किया गया था और यह केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के अपने फैसले की घोषणा के एक दिन पहले पारित किया गया था। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने से जस्ट पहले गुपकर अलायंस के द्वारा इस घोषणा पत्र को रिलीज किया गया था, इस प्रस्ताव को पास किया गया था। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है और इसके आधार पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखें तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है। यहाँ पर इसको लेकर के आज के द हिंदू समाचार पत्र में एक न्यूज भी आया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर न्यूज है सेंटर इनवाइट्स 14 J&K लीडर्स टू मीट पीएम मोदी नेक्स्ट वीक। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन है शब्द छठा व्यापक विलोप निम्नलिखित में से किसकी विवेचना के संदर्भ में प्रायः चर्चा में रहता है। तो यहाँ पर बात हो रही है छठा व्यापक विलोप यानी कि 6 मास एक्सटेंशन की। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया छठे मास एक्सटेंशन यानी कि छठे सामूहिक विलोपन से गुजर रहा है और विलोपन का मतलब होता है विलुप्त होने की डिग्री में वृद्धि होना, यानी कि जिस तेजी से जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उसमें तेजी आ जाना, या फिर जब भूगर्भीय रूप से कम समय में पृथ्वी अपनी प्रजातियों के
3/4 से अधिक हिस्से को खो देती है तो इसे हम सामूहिक विलोपन के नाम से जानते हैं। और अभी पूरी दुनिया में छठा सामूहिक विलोपन हो रहा है, यानी कि इससे पहले 5 सामूहिक विलोपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी पर पाई जाने वाली 3/4 से ज्यादा जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं उनके खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। अभी जो हमारा सामूहिक विलोपन चल रहा है उसे हम छठे सामूहिक विलोपन के नाम से जानते हैं और इसका मुख्य कारण है बढ़ती हुई प्रदूषण, जिसके कारण हमारा जो इकोसिस्टम है वो खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर इसके आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही तरीके से छठे सामूहिक विलोप को दर्शा रही है, जिसमें कहा जा रहा है मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का संविभाजन, नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। इसके कारण जो जीव जंतुओं का विलोप हो रहा है यानी कि नाश हो रहा है उसे ही हम छठा व्यापक विलोप के नाम से जानते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में, जिसको लेकर के आज के समाचार पत्र में एक न्यूज भी आया है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में। अगर हम गेन ऑफ रिसर्च फंक्शन के बारे में बात करें तो वायरोलॉजी में गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान में प्रयोगशाला में एक जीव को जानबूझकर बदला जाता है, उसके जीन में बदलाव किए जाते हैं, एक रोगजनक यानी कि पैथोजेन में कुछ परिवर्तन कराया जाता है ताकि इसकी संप्रेषणीयता, विषाणु और प्रतिरक्षात्मकता का अध्ययन किया जा सके। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि शोधकर्ताओं को ऐसा करने से उस विषाणु के बारे में, उस रोगजनक के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं, जिससे कि भविष्य में उसके उपचार में, उससे बचने के लिए टीकों को बनाने की संभावनाओं में और भविष्य में रोग को बेहतर तरीके से समझने में, उसको नियंत्रण करने में आसानी होती है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।